हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और हमने जो पहले शुरू किया था आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आज सॉल्व करेंगे। हमने आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो अपने पहले पढ़ चुकी थी। तो अब हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को प्रूव करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे एक मेटल की एक सरफेस है ना, ये मेटल है, इस पर हमने क्या किया, एक फोटोन इमिट करवाया, फोटोन की एक एनर्जी की फॉर्म में इमिट अप्लाई करवाया। उससे क्या हुआ, इस प्लेट ने इस मेटल की प्लेट ने क्या कि एब्जॉर्ब किया और एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा, जब वो उसको वर्क हम क्या देंगे, उसको बाहर निकालने की वर्क फंक्शन देंगे। और जो एनर्जी इमिट करेगा वो एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देगा, यानी उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए। देखो, तो हम मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, 1/2 mv² मैक्स बराबर h μ-5, है ना। तो वर्क फंक्शन के बराबर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि एच म्यू इधर, ये माइनस का फाइव है, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो क्या हो गया, एच म्यू बराबर 5 + 1/2 mv² मैक्स। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की। अब हम चाहते हैं कि इसको हम थ्रेशोल्ड की फॉर्म में देखना चाहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो वी नोट होता है उसकी बात करेंगे हम थ्रेशोल्ड में। तो वी नोट बराबर कितना हो गया, देखो एच वी नोट इक्वल टू 5 + 0, ठीक है। यानी यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब देखो फाइव बराबर कितना है, एच वी नॉट। हम ये एच वी नॉट कहाँ रखेंगे, इस आइंस्टाइन की इक्वेशन में। तो मैंने इक्वेशन में रखा, तो एच वी बराबर एच वी नॉट प्लस 1/2 mv² मैक्स। अब देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच को इधर ला के क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे एच, है ना। तो 1/2 mv² मैक्स बराबर एच वी माइनस वी जीरो। तो ये क्या हो गई, आइंस्टाइन की दो इक्वेशन हो गई। एक तो आइंस्टाइन की इक्वेशन ये हो गई, एक आइंस्टाइन की इक्वेशन ये हो गई। दोनों एक ही से प्रूव की हुई है। अब क्या करेंगे, m को इधर भेजा, 2 को उधर भेजा, तो क्या v² मैक्स स्क्वायर को इधर भेजा, तो क्या रूट आ गया। तो क्या बचा, 2h v माइनस वी नॉट अपॉन m रूट में, है ना। ठीक है। अब हम, ये तो है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, है ना, जो v है ये हमारा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। हम चाहते हैं इसको वेवलेंथ की फॉर्म में कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे, v बराबर c अपॉन लैम्डा अप्लाई करेंगे पूरी जगह। तो देखो 1/2 mv² मैक्स एज इट इज़ आ गया। h v की जगह क्या आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, c अपॉन लैम्डा नॉट, है ना। इसकी जगह लैम्डा और इसकी जगह लैम्डा नॉट, क्योंकि नॉट के फॉर्म में है ना। ठीक है, फिर उसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 mv² मैक्स बराबर एच सी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। ठीक है। अब यहाँ से वी मैक्स आ गया। अब वी मैक्स को बाकी सारे उधर ट्रांसफर करेंगे, हमें क्या चाहिए, वी मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो बराबर क्या आ गया, √2h लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन m लैम्डा लैम्डा नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारा। ये देखो मैंने बताया था ना, v बराबर c अपॉन लैम्डा, और अगर लैम्डा नॉट के फॉर्म में निकालें तो लैम्डा नॉट बराबर c अपॉन वी वी नॉट। ठीक है। अब है, अगर जो हमारा, हम चाहते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर आया था उसकी फॉर्म में मेटल की सरफेस हो, तो क्या होगा, तो 1/2 mv² मैक्स तो एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई, ई वी ज़ीरो के बराबर। ये था हमारा स्टार्टिंग आइंस्टाइन से। तो हमारा प्रीवियस इक्वेशन में क्या आया था, 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू ई वी जीरो। हमने क्या किया, वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, √2e v0 अपॉन m। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 5 आई थी, क्या आई थी, 3 और 5 इक्वेशन देख लो एक बार। इक्वेशन नंबर हमारे 3 और 5 को दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों का वी मैक्स बराबर है। देखो इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर, ये हमारी 5, ये वाली 5 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों में देखो 1/2 mv² मैक्स है, इसमें 1/2 v² मैक्स, दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या आंसर आएगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो दोनों को बराबर रखा, ई वी ज़ीरो बराबर क्या आ गया, एच वी माइनस वी नॉट। तो ई वी ज़ीरो बराबर एच, देखो वी की जगह क्या लिखा, वही अपन सी अपॉन लैम्डा, इसकी जगह क्या सी अपॉन लैम्डा नॉट, दोनों को रखा और इसको कैलकुलेट किया। अब देखो ई है, ई को मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है, एच के नीचे चला गया, तो क्या बन गया एच अपॉन ई और इसको वी एज इट इज़। ठीक है, इसके नीचे गया तो क्या आ गया, एच अपॉन ई और बाहर क्या आ गया, वी नॉट। ऐसा कैसा किस फॉर्म में आ सकता है, अब क्या करेंगे, देखो वी जीरो एच अपॉन ई वी एच अपॉन ई। अब देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, फाइव बराबर क्या होता है, एच वी नॉट, ये एच वी नॉट रख दिया तो फाइव की फॉर्म में आ गया। अब देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व जो बनता है हमारा, इसको वाई माना, ये यानी ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और ये एक स्लोप है, ढाल है ना। और ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट पॉइंट है ना। तो देखो इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्म में रखा, किस फॉर्म में, y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तो मैंने ये पहले ही बताया था, ये जो
पोटेंशियल होता है, इसको मतलब ये जो वोल्ट फ्रिक्वेंसी होती है, इसको फ्रिक्वेंसी है ना, वी फ्रिक्वेंसी है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाने के बाद में इसकी वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके आइंस्टाइन के रिजल्ट्स कैसे आए, आइंस्टाइन ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में अपना जो योगदान दिया वो कैसे दिया। सिंपल सी बात थी, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी पहले तो वो अपन पता करेंगे, उस पर अपन बताएंगे कि आइंस्टाइन कैसे वेरीफाइड हो रहा था, है ना। तो देखो, आइंस्टाइन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू h(v-v0), ये आइंस्टाइन ने बोला था। फिर उसके बाद में आइंस्टाइन के साथ क्या हुआ था, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, मेरी ये काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा फ्रिक्वेंसी है, अगर मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर बढ़ाता हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। पहली कंडीशन यही थी हमारी आइंस्टाइन में, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करती है। ठीक है, और क्या बताया, अगर मैं v की जगह v0 रख दूँ तो v0 से v0 कैंसिल होकर इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 0। यानी कहना क्या चाहता है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है और ये इन दोनों की वैल्यू है ना, ये तो हो गई जब बराबर होती है दोनों, जब बराबर होगी तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर हमारा ये ऐसा हुआ कि v <0, v0 हो गया, तो क्या आएगा, इमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये है इसकी कंडीशन, क्या होगा, इमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो देखो इमिशन स्टार्ट नहीं हो, अब ये दूसरी बात आ गई कि अगर हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई, यानी इंटेंसिटी की वैल्यू अगर मैंने बढ़ाई, तो क्या होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, उसके फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं हो पाएगी। इंटेंसिटी की वैल्यू आप कितनी बढ़ाओ, फ्रिक्वेंसी के इक्वल नहीं हो पाएगी, फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी के इक्वल नहीं है इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी, तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी नहीं आएगी। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, हम उसमें जो नंबर ऑफ़ फोटोन्स है उनकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कि भी कितने नंबर ऑफ़ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। तो ये आइंस्टाइन ने अपना तीसरा एक्सप्रेशन दी थी अपने एक्सपेरिमेंट से, जो फोटो इलेक्ट्रिक से मैच करती है कहीं कहीं बातों में। ठीक है, और अगर जो हमने दिया था फोटोन, वो अगर वो फोटोन में जो भी एनर्जी थी वो अगर इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व कर ली, सारी की सारी एब्जॉर्व कर ली, तो क्या होता है, जैसे उसने एब्जॉर्व करी हाथों हाथ बाहर निकल जाएगा बिना किसी टाइम लैग के, यानी टाइम लैग नहीं होगा इसमें भी। तो ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक कंडीशन भी थी कि टाइम लैग नहीं होना चाहिए, तो वही वाली बात है। और अगर फोटोन ऊर्जा अगर यथेष्ट नहीं है तो क्या होगा, अगर फोटोन ऊर्जा ही अगर फिक्स नहीं है तो क्या होगा, उसमें जो प्लेट लगाई थी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जो वेव बनेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जो वेव बनेगी वो कंटिन्यूस नहीं होगी, कैसे होगी, क्वांटाइज्ड होगी। तो ये एक आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे कि वो एक क्या होगी, कंटिन्यूस नहीं होकर क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, है ना, ये वाली बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थे आइंस्टाइन के रिजल्ट और आइंस्टाइन की इक्वेशन और आइंस्टाइन के रिजल्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसी पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, थोड़ी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली होता है क्या है, एक एक्सरे होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है उसी में होता है, एक एक्सरे होती है। एक्सरे को क्या करते हैं, ग्रेफाइट पेपर अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके ग्रेफाइट के क्रिस्टल को किसी में क्या होता है, वो स्कैटर्ड होता है, जिसको किसी क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाते हैं। अब वो क्या करता है, उस क्रिस्टल से जब वो बाहर निकलेगी टकरा के किसी भी एंगल पे, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उस एक्सरे जो निकली उसको हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम किसी भी एक्सरे की मदद से क्या कर रहे हैं, हम वेवलेंथ को मेज़र करना चाह रहे हैं। जब हमने एक लैम्डा वेवलेंथ की एक्सरे किसी पे अप्लाई की, यानी किसी भी क्रिस्टल किसी भी सैंपल पर अप्लाई की, उसकी जो वेवलेंथ थी वही वेवलेंथ अगर हमको स्कैटर्ड की फॉर्म में मिल जाए तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्कैटर्ड, है ना। तो अगर लैम्डा और लैम्डा यानी दो कंडीशंस होती हैं, अगर जो वेवलेंथ अपनी बन के आई है उसमें क्या होती है, दो कंडीशंस होती है, यानी वो दो कंडीशंस बन के आई है। कौन कौन सी कंडीशन बन के आई, एक तो इंसिडेंट किसके बराबर हो जाएगी, जो इंसिडेंट थी वही अगर स्कैटर्ड मिल जाए, तो एक तो ये कंडीशन आती है। एक दूसरी कंडीशन क्या आती है, जो हमने इंसिडेंट दिया उसकी वेवलेंथ कम हो जाए, किससे, जो स्कैटर्ड हो रही उससे भी कम हो जाए। ये दो कंडीशंस थी हमारे पास, है ना। तो क्या बेसिक क्या कहना चाहता है कॉम्पटन इफेक्ट, क्या कह रहा है कि एक तो ये कंडीशन की इंसिडेंट क्या होगी, स्कैटर्ड के इक्वल हो जाएगी। दूसरी क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, इस जो इंसिडेंट करवाई उससे भी उसकी वेवलेंथ कम होगी, बल्कि बजाय किसके, जो स्कैटर्ड हुई थी।
तो एक तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश हो जाएगा और लैम्डा लेस देन इक्वल टू किसके, लैम्डा डबल डैश के। यानी कहने का मतलब है कि इस स्केटर्ड में और इस स्केटर्ड में जो डिफरेंस है इनके स्केटर्ड, इसका स्केटर लैम्डा डैश का और लैम्डा डबल डैश का, इन दोनों का जो स्केटर्ड का डिफरेंस है जो शिफ्ट हुआ था, यहाँ से देखो यहाँ तक आती वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है, उसकी वैल्यू यहाँ तक जा रही है, जो शिफ्ट हुआ था ना, इस शिफ्ट को बोलते हैं अपन कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, तो क्या क्या बेसिकली क्या डेफिनेशन है कि दोनों स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है एक्सरे की जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है उनके जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्पटन शिफ्ट। तो कैसे डिफाइन किया, लैम्डा डैश लैम्डा डबल डैश माइनस लैम्डा डैश, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्पटन शिफ्ट। और ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये बनती कब है, इस स्कैटर्ड एंगल से, जो एंगल बन रहा है ना इन दोनों के बीच, इस स्कैटर्ड एंगल पर ये कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करता है। और क्या होता है, और जो ये इफेक्ट है ये क्लासिकल थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्लासिकल के द्वारा नहीं बताया गया था। कैसे क्लासिकल के द्वारा नहीं बताया गया, तो हम क्लासिकल में देखते हैं क्लासिकल ने क्या क्या कंडीशन अप्लाई की थी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जो वाइब्रेट इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट रेज के इक्वल वेवलेंथ हो जाती है। तो इक्वल वेवलेंथ हो जाती है, ये कहती कौन है, ऐसी बात कौन कहती है, ऐसी बात कहती है क्लासिकल थ्योरी, है ना। क्या कहती है, ऐसी बात कौन कहती है, क्लासिकल थ्योरी, कि जो आप इंसिडेंट करवा रहे हो वो इसके बराबर हो जाएगी। जबकि ओरिजिनली हमने देख के क्या बताया था कि इसमें एक शिफ्टमेंट आता है, उस शिफ्ट को कौन एक्सप्लेन करेगा, कब हुई ये शिफ्ट, कैसे आई, वो चीज़ बात करेंगे अपन, है ना। अगर देखो, अगर मेरा स्कैटर्ड एंगल अगर 0 है तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश होगा, और अगर मेरा स्कैटर्ड 45 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 135 है, तो इनमें शिफ्ट कितना होगा वो देखते हैं। शिफ्ट कितना होगा ये देखो, एक तो है हमारा कितना 0 डिग्री पे, एक है 45 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे, एक 135। तो देखो कॉम्पटन शिफ्ट यहाँ है इसकी शिफ्ट, और यहाँ शिफ्टमेंट, यानी लैम्डा और ये लैम्डा डैश, लैम्डा प्राइम, है ना, ये लैम्डा और ये लैम्डा प्राइम, लैम्डा और ये लैम्डा प्राइम। तो 135, 90, 45, 0, इन सब पे क्या होता है, ये शिफ्ट हो रही। अब हम चाहते हैं कि इस शिफ्ट की वैल्यू बताओ, और इस शिफ्ट का वैल्यू पे थीटा पे क्या डिपेंडेंसी आ रही वो भी समझ में आती है। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करते हैं। देखो हम चाहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, है ना, तो देखो कॉम्पटन शिफ्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, इंसिडेंट फोटोन जब किसी इंसिडेंट पर करवाई, ये फोटोन, ये क्या है, ये रेस्ट मास है, इसका कोई मोमेंटम नहीं है, 0 है, और इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी, m0c² इसकी, ठीक है। और ये इंसिडेंट फोटोन करा रहे, उसकी एनर्जी कितनी है, E1 इक्वल टू hv, और इसके मोमेंटम कितना, P1 बराबर h/c, ठीक है, इसकी एनर्जी। अब ये एंगल क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, जो फोटोन था वो स्कैटर्ड फोटोन हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, hv', ठीक है, और इस पर मोमेंटम कितना, hv'/c। ऐसा कैसा स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, E'/mc², E बराबर mc² से, और P' बराबर कितना हो गया, mv, जो हमारा पार्टिकल्स का फोटोन होता है, पार्टिकल होता है उसी की। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना है, लेकिन फोटोन को एक पार्टिकल अभी नहीं माना है, अभी आगे मानेंगे इसको फोटोन, है ना। तो उसी डायग्राम में देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना। सबसे पहला नियम ही है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, यानी इंसिडेंट इक्वल टू स्कैटर्ड। तो इस इंसिडेंट की hν एनर्जी और उसकी रेस्ट मास एनर्जी, एक तो फोटोन है उसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं अपन, है ना। तो इसकी एनर्जी, इंसिडेंट की एनर्जी, और ये फोटोन यू रेस्ट मास पे रखा हुआ पार्टिकल उसकी एनर्जी, आइए किसके बराबर हो जाएगी, स्कैटर्ड के बराबर। अब क्या करा मैंने, देखो यहाँ पे ये mc² है, इसको यहीं रखा, इसको इधर भेज दिया, तो hv-v' प्लस m0c², ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। अब हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम यानी इंसिडेंट का मोमेंटम hv'/c, रेस्ट मास का मोमेंटम तो क्या था, 0 था, इक्वल टू hv'/c, और यहाँ पे क्या आ गया, वो जिस एंगल से उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, hv'/c cos phi, और उधर वाले का क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था उसका के साथ क्या हो रहा था, mv' cos थीटा, एक थीटा था, इलेक्ट्रॉन जिस एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है वो थीटा है, और जो फोटोन जिस एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फाई, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो mvc cos थीटा इक्वल टू hv-v' cos phi, एक्स एक्सिस की बात करेंगे। और वाई एक्सिस की बात करेंगे तो क्या आएगा, वाई एक्सिस में तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो उसके इधर क्या हो गया, 0, hv'/c sin phi माइनस mv sin थीटा। कैसे आया उस डायग्राम में एक बार और वापस से देख लो आप।
उस डायग्राम में कैसे क्या चीज़ एक्स एक्सिस का है वाई एक्सिस का है। देख लो, ये देखो, ये हमारा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाला जो है ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा के साथ बन रहा है, तो थीटा के साथ बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस वाला, कॉस थीटा। और इसके साथ बनेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई। तो ये हमारा देखो कॉस फाई और कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके साथ आ गया, जब ये एम वी के साथ आया, ये एम वी है ना, इसका मोमेंटम एम वी के साथ आया तो क्या आ गया कॉस, और इधर वाले के साथ क्या आ गया, ये देखो एच वी डैश अपॉन सी, इसका मोमेंटम एच वी डैश अपॉन सी, इसके साथ क्या आ गया कॉस, सिंपल सी कॉस आ गया। बस ये दोनों डिस्कस किए, क्या क्या, एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन में, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 पता चल गई हमें एनर्जी कंजर्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 किससे पता चल गई, मोमेंटम कंजर्वेशन से। और मोमेंटम कंजर्वेशन में भी 2 है, एक्स एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन और वाई एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 3 इक्वेशन आ गई, 1, 2 और 3। अब हम चाहते हैं इक्वेशन क्या करें, ये जो एम वी सी हमारा जो दिख रहा था यहाँ पे, ये वाला है ना, ये एम वी सी कॉस थीटा एच वी माइनस वी डैश कॉस फाई, है ना। इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, तो एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर किया इसका, और एक इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो एच डैश वी एच स्क्वायर वी माइनस वी डैश कोस फाई का स्क्वायर, इधर भी किया तो एच स्क्वायर वी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों को जोड़ दिया। क्या किया इक्वेशन में, क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, तो ये आ गया एम वी स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या किया है यहाँ पे बताओ, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली इक्वेशन लगा दी और इन दोनों को जोड़ दिया। पहले इसका स्क्वायर किया है ना, पहले ध्यान रखना, इस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर ये है, फिर क्या किया इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे डायरेक्ट ये भी समझ सकते हो आप, इन दोनों को जोड़ने वाली बात भी समझ सकते हो, और जो वी था उसको मैंने डिवाइड में डाल दिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 आई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 ये, इक्वेशन नंबर 4 ये है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा माइनस इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो ये तो एक बार में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे देखो 2v ये बचा, और एक ये कॉस थीटा वाला टर्म बचा। देखो ये वी स्क्वायर और वी डैश स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कॉस थीटा वाला टर्म बची ना, तो इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव, और 2vv डैश मैंने बाहर ले लिया, एच स्क्वायर था उसको बाहर ही था, और इधर क्या हो गया एम नॉट सी स्क्वायर 2hc अपॉन सी एम नॉट, ठीक है। ये आ गया, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे हमने क्या किया, एम स्क्वायर सी 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 2vv डैश एच 1 माइनस ए, सारी वैल्यू एज इट इज़ लग दी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, रिड्यूस मास वाला, एम बराबर एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाली कंडीशन, ठीक है। तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इधर भेजा, स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो हम देखो एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी जगह एम नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एम नॉट स्क्वायर सी 4 इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज़, देखो फिर ये सारी वैल्यू एज इट इज़ है ना, तो यहाँ पे देखो एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का था उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो क्या होगा आगे बताओ, ये देखो तो क्या आ गया यहाँ पे, इससे ये कैंसिल भी हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको मैंने इधर भेज दिया, यही बात अभी समझाई थी मैंने। अब क्या देखो वी डैश, इसको क्या किया देखो, इस वी डैश को नीचे भेज दिया इसके नीचे, और इसको इसके नीचे, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैसे ही एच स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस थीटा बचा। अब देखो वी डैश माइनस वी डैश ये तो बचा हमारा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझना चाह रहे हैं कि हम जो फ्रिक्वेंसी है वी, उसको लैम्डा के फॉर्म में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन हमारा क्या है, हम कॉम्पटन शिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में, तो हम वेवलेंथ की फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या दिखा, वी बराबर सी अपॉन लैम्डा, वही वाली पोजीशन, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी डैश माइनस सी अपॉन वी डैश वी, ठीक है। नीचे एलसीएम लिया तो वी डैश वी माइनस वी डैश सी। अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी माइनस वी डैश अपॉन वी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सी अपॉन लैम्डा डैश अपॉन सी, और सी था उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बच गया, सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा एच अपॉन एम नॉट सी,
1 माइनस कॉस फाई। ये जो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश है यही कहलाता है अपना डेल लैम्डा यानी कॉम्पटन शिफ्ट। और ये जो हमारा ये जो है ना ये देखो एक चीज़ देख लो इसमें, ये जो हमारा चीज़ था, क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, देख लो यहाँ पे ये जो हमारा ये चीज़ है H/m0c, ये होता है हमारा एक कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं इसको लैम्डा नॉट से। और ये था लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, इसको बोलते हैं अपन डेल लैम्डा यानी इसको बोलते हैं अपन कॉम्पटन शिफ्ट। और जो कॉम्पटन लैम्डा वेवलेंथ है इसको बोल देंगे H/m0c। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो cos फाई आ रहा है, अब इस cos फाई पे अपन एप्लीकेशन लिखेंगे। मेन हमारा कॉम्पटन शिफ्ट निकालने का ये था तरीका, ये था आंसर कॉम्पटन शिफ्ट निकालने का। अब हम करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट निकाल लिया, अब जो cos फाई बचा उस पर अपन एंगल, तो ये देखो ये एंगल 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है तो फाई की वैल्यू 0, अगर परपेंडिकुलर स्कैटरिंग है यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली बात है फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और अगर बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो तीनों वैल्यू वहाँ रखेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, लैम्डा डैश के। अगर परपेंडिकुलर है फाई की वैल्यू 90 है यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो सिर्फ क्या बचा 1, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट, सिंपल सी। और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या होगा, डेल लैम्डा। तो डेल लैम्डा की यानी कॉम्पटन शिफ्ट परपेंडिकुलर में कितनी आ जाती है, जो उसका जिसका उतना एम्पलीट्यूड होता है। ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग वो वाली कंडीशन हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन, जो 2 कंडीशन मैंने बताई थी ना कि इंसिडेंट जितनी इंसिडेंट का वेवलेंथ है उतनी उतनी स्कैटर्ड का भी वेवलेंथ है, वो वाली कंडीशन। और बैकवर्ड स्कैटरिंग का मतलब क्या हो जाता है, जिसकी वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड क्या होता है, दुगनी एम्पलीट्यूड हो जाता है, उसका डबल हो जाता है अगर बैकवर्ड स्कैटरिंग कराए तो। ठीक है, तो मेन कॉम्पटन इफेक्ट का मतलब क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या एक्सप्लेन कर पाता है। कॉम्पटन इफेक्ट पहली चीज़ तो ये बताता है कि स्कैटर्ड कब होगा, जब वो एक पार्टिकल होगा, यानी एक पत्थर होगा, पत्थर को पत्थर से मारोगे तभी तो वो जाके भागेगा, यानी एक तरह का एक पार्टिकल है। तो जो हमने रेस्ट मास रखा था ना बीच में सेंटर में, वो एक तरह का फोटोन है। और उस फोटोन क्या है, फोटोन एक तरह का पार्टिकल है। पहली बात तो कॉम्पटन इफेक्ट ने ये समझाई कि फोटोन इज़ ए पार्टिकल। दूसरी बात क्या बताई, जो फोटोन की एनर्जी है वो एक पार्टिकल की फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या बताई, जैसे देखो फोटोन से टकराया तो फोटोन 2 टुकड़ों में टूटा नहीं, यानी फोटोन एक अनडिविजिबल है, यानी उसको डिवाइजिबल नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकते। एक तरफ फोटोन निकल गया पूरा अपना अलग अकेला, और एक तरफ क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन अपना अलग निकल गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग है और फोटोन की एनर्जी अलग है। फोटोन फोटोन की जो मोमेंटम है वो hv/c है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, p = mv है, वो वाली बात है। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट कहाँ एक चीज़ भी आई थी, इसको कॉम्पटन इफेक्ट के जो शिफ्टमेंट है इसको एक अलग तरीके से पूछते हैं कि आप बताओ कि कॉम्पटन प्रभाव आइंस्टाइन के वेग पर द्रव्यमान की निर्भरता को कैसे समझा पाता है। तो कैसे समझा पाता है वो अपन ने उस डेरिवेशन के अंदर देखा था, जो मैंने अभी डेरिवेशन आपको समझाई थी, है ना, उसको बोलते हैं कौन डेरिवेशन, जो हमने अभी समझा था। देखो ये वाली, ये डेरिवेशन में जो हमारा कॉम्पटन शिफ्ट आया था ना, डेल लैम्डा बराबर डेल, ये है हमारा उसकी डिपेंडेंसी, मास पर डिपेंडेंसी। m0 क्या है, रेस्ट मास ही तो है, तो ये क्या रेस्ट मास, यानी ये देखो एक फॉर्मूला m = m0/√1 - v²/c²। तो ये जो आज जो हमने सीखा है ये है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। और कॉम्पटन इफेक्ट की कंडीशन, कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मैटर वेव्स क्या होती है ना।